नमस्कार, ये है कहानियों का अद्भुत संसार के साथ कहानी और यहाँ मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूँ एक गधे की आत्मकथा। उर्दू के इस उपन्यास को लिखा है कृष्णचंद्र ने। आज इसका सुनिए 17वां अध्याय, जो कि इसकी आखिरी किस्त भी होगी। इस अध्याय का शीर्षक है लाया जाना गधे का वापस सेठ मनसुख लाल की कोठी पर और लड़ाई करना मिस रूपवती का उससे और प्रकट होना गुप्त भेदों का। घर ले जाकर सेठ मनसुख लाल और उसकी सुपुत्री रूपवती ने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। उस समय रात हो चुकी थी। सड़क पर कहीं कहीं घोड़े तांगों में जुते हुए जा रहे थे। एक बैल कागजों से भरा छकड़ा खींचे हुए चला जा रहा था। दो कुत्ते जंजीरों में बंधे हुए एक लड़के के साथ चले जा रहे थे। हम पशुओं का भी क्या जीवन है। रूपवती के हाथ में एक पतली सी बेंत की छड़ थी। वो उसे हाथ में लिए लिए चल रही थी और गुस्से से थरथर कांप रही थी। आखिर सेठ मनसुख लाल ने उसे बहुत समझाया। कहा, तुम अपने होने वाले पति के साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकती, कम से कम विवाह से पहले तो नहीं। मैंने सेठ का पक्ष लेते हुए कहा, आप ठीक कहते हैं। आमतौर पर पिटाई विवाह के बाद शुरू होती है, तो तुम विवाह से पहले शुरू कर दोगी तो जीवन अजीर्ण हो जाएगा। तुम चुप रहो जी, रूपवती ने क्रोध से बेंत घुमाते हुए कहा। सेठ मनसुख लाल ने बेंत उसके हाथ से छीन लिया। रूपवती बेंत की बजाय हाथ घुमाते हुए बोली, अच्छा ये बताओ, क्या तुम सचमुच उस कमबख्त कुतिया पर आशिक हो? कौन है वो? मैं आपका संकेत नहीं समझा। अरे वही कमला? अरे हाँ, वही छिनाल। रूपवती बड़ी घृणा से बोली, कमबख्त स्त्री है या मुरब्बे का डब्बा? जब देखो दो चार पुरुष चूटियों की तरह उससे चिपटे रहते हैं। कमला है तो बहुत सुंदर। मैंने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। वहां सौंदर्य प्रतियोगिता में एक बार तो मेरे मन में भी ये बात आई थी कि मैं उसे सुंदरता की रानी की उपाधि दे दूं, तो दे दी होती। रूपवती बड़े क्रोध में बोली, पिताजी ला नहीं मारी बेत, किधर रखा है आपने? मैंने जल्दी से कहा, लेकिन मुझे उससे प्रेम नहीं है। अरे मैं तो एक गधा हूं, मैं एक स्त्री से कैसे प्रेम कर सकता हूं? सेठ मनसुख लाल बोले कि भाई, आजकल एक गधा ही प्रेम कर सकता है, नहीं तो आजकल किसी समझदार आदमी को प्रेम करने का विचार तक नहीं आ सकता। देखो तो चीजें कितनी सस्ती हो रही हैं। गेहूं का भाव गिर गया है, काली मिर्च का भाव गिर गया है। अभी अभी स्टॉक एक्सचेंज पर मैंने इस मंदे में 10 लाख रुपए फिर खो दिए। इस भयानक मंदी के दौर में कौन भला मानस जो है वो प्रेम करेगा सिवाय एक गधे के? मैंने कहा, मुमकिन है स्टॉक एक्सचेंज पर कुछ चीजें सस्ती हो गई हों, मगर घास तो बहुत महंगी है। मेरी तरह लाखों करोड़ों गधे रोज इसी तरह घास की महंगाई का रोना रोते हैं। मैं कुछ कहने ही वाला था कि इतने में किसी ने दरवाजा खटखटाया और नौकर ने भीतर आकर कहा, सेठ जी आपका टेलीफोन। सेठ जी भागे भागे टेलीफोन पर शायद स्टॉक एक्सचेंज से अपने भाग्य का नया भाव मालूम करने गए। कमरे में मैं और रूपवती अकेले रह गए। रूपवती ने पूछा, सच सच बताओ, तुम्हें कमला बहुत अच्छी लगती है? हाँ। उसमें क्या है जो मुझ में नहीं है? उसकी आवाज में दुख था। मैंने कहा, अच्छा सच सच बोलो, तुम दोनों में क्या है? रूपवती इठलाती हुई मेरे पास आई और बोली, डार्लिंग, उस दिन मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम कभी कभी मेरे साथ सैर को जा सकते हो, मगर मेरी पीठ पे जीन कसी होगी, मुझे याद है, मैंने उसे कहा। वो और भी मेरे नजदीक आ गई। बोली, तुम हर रोज मेरे साथ सैर को जा सकते हो और मैं तुम्हारी पीठ पे जीन भी नहीं कसूंगी। और देखो, तुम्हारी रस्सी मैं खुद अपने हाथ में रखूंगी, साइज को नहीं दूंगी। वो तो हर पत्नी अपने हाथ में रखती है, पति की रस्सी। रूपवती ने अपनी बाहें मेरी गर्दन में डाल दी। बोली, और मैं तुमसे वायदा करती हूं, इस साल में 2 बार तुम मेरे ड्राइंग रूम में आकर मेरे साथ एक टेबल पर खाना भी खा सकते हो। कौन से दिन होंगे वो? एक तो तुम्हारा जन्मदिन। रूपवती बोली, तुम्हारा जन्मदिन कब होता है? होता ही नहीं है मिस रूपवती, मैंने झल्लाकर कहा। कहीं गधों और साधारण व्यक्तियों का जन्मदिन भी मनाया जाता है? जन्मदिन और इस प्रकार की अन्य बातें बड़े बड़े लोगों तक ही सीमित हैं। अच्छा खैर, चलिए
एक तो मेरे जन्मदिन पर आप मुझसे डाइनिंग टेबल पर मिलेंगी, दूसरा शुभ दिन कौन सा होगा? जिस दिन हम अपने विवाह की वर्षगांठ मनाया करेंगे। मिस रूपवती फिल्मी एक्ट्रेसों की तरह लजा कर बोली और उसने मेरे कान पर एक चुंबन दिया और धीरे से उसने एक कागज मेरी ओर बढ़ा दिया। ये क्या है? मैंने पूछा। कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट विवाह का? अरे नहीं प्यारे, ये तुम्हारी और पिताजी की बिजनेस पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट है। अरे कौन से बिजनेस का? अरे वही डार्लिंग, रूपवती मेरे गले में अपने गाल लगाते हुए बोली, वही जिसके लिए कमला तुम्हें रस्सी से खींचकर अपने घर ले जा रही थी। लो अब जल्दी से दस्तखत कर दो ना मेरे प्यारे डंकी मंकी। मैंने कहा जरा अपने गाल हटा लो, मुझे गुदगुदी होती है। क्षण भर के लिए रूपवती की आंखों में मैंने क्रोध की झलक देखी जो दूसरे क्षण में गायब थी। बड़ी मुश्किल से यह जाने किस तरह उसने अपने क्रोध और घृणा को मुझसे छिपा लिया था और अब उसी तरह मेरे गले लगी और कह रही थी, अब जल्दी से इस कागज पर साइन कर दो ना। क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते धबड़ू? मैंने कहा मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूं। तुम्हें अपनी पीठ पर सवार करके बाराबंकी तक ले जा सकता हूं, तुम्हारी नई कोठी के लिए ईंटें ढो सकता हूं, तुम्हारी खिड़की के नीचे खड़ा होकर रात रात भर पक्का गाना सुना सकता हूं, लेकिन इस कागज पर साइन नहीं कर सकता। क्यों? मैं कुछ कहने ही वाला था कि इतने में दरवाजा खुला और सेठ मनसुखलाल पसीने में तरबतर हाँफते हाँफते भीतर आए। आते ही रूपवती से बोले, गजब हो गया, गजब हो गया, चीजें और सस्ती हो गई, चावल का भाव 2 आने मन गिर गया, कपड़ा 1 आना गज सस्ता हो गया, सीमेंट पर से सरकारी कंट्रोल उठ गया, सीमेंट एकदम 4 आने पाउंड नीचे आ गया, एकदम सस्ता हो गया। फिर एकदम हुए जोकर बोले, हे भगवान अब क्या होगा? मैंने हैरत से कहा, चावल सीमेंट और कपड़े के दाम अगर जरा कम हो गए तो इसमें क्या बुरा है? आम आदमी को ये चीजें खरीदने में जरा सुविधा हो जाएगी, इसमें रोने की क्या बात है? रोने की क्या बात है? अरे मैं लुट गया, मेरा तो इस धंधे में 2 करोड़ का नुकसान हो गया, मेरा तो इस धंधे में 2 करोड़ का नुकसान हो गया। सेठ चिल्लाकर 2 बार अपनी बात बोले और छाती पीटते हुए बोले, चीजों के दाम अगर 2 पैसे भी नीचे गिर गए तो मेरा तो दिवाला पिट जाएगा, दिवाला। आप घबराइए नहीं पिताजी, रूपवती सेठ जी को तसल्ली देते हुए बोली, आप अभी इस कागज पर हस्ताक्षर किए रहते हैं, फिर उस 25 करोड़ के ठेके में से आपका नुकसान पूरा हो जाएगा। और फिर मेरी ओर मुड़कर बोली, जल्दी से हस्ताक्षर करो जी, देखते नहीं हो तुम्हारे ससुर रो रहे हैं। रुको रुको, मैं हस्ताक्षर किए देता हूं। मैंने विवश होकर कहा, लेकिन वो 25 करोड़ का ठेका किधर है? क्या मतलब? सेठ मनसुखलाल चौंक कर बोले, तुम उस दिन खुद ही तो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री से बातचीत करते हुए 25 करोड़ के ठेके। मगर मैंने जल्दी से बात काट कर कहा, आपने मेरी पूरी बात सुनी कहां थी? बात मेरे ठेके की नहीं हो रही थी, बर्मा रोल ऑयल रिफाइनरी के 25 करोड़ के प्रोजेक्ट की। बाप रे, मैं तो बिल्कुल लुट गया। सेठ ने जोर जोर से अपना माथा पीट लिया। 25 करोड़ का ठेका भी हाथ से गया। अरे लोगों, इसके लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। इस कमबख्त गधे को अपने घर में रखा, एक तरह से इसे घर जमाई बनाया, इसे म्यूनिसिपल कमेटी से सम्मान पत्र दिलवाया, पत्रों में इसके फोटो निकलवाए, जल से हाथ, सुगंधित चाय। हाय राम, मैं तो बिल्कुल लुट गया। ठेका नहीं था? रूपवती की आंखों से चिंगारियां से निकलने लगी। फिर तू हमारे घर में क्या कर रहा है? मैंने कहा, जरा संभल कर बात करो, मैं तुम्हारा होने वाला पति हूं, कमीने, गधे। मगर अभी तो तुम कह रही थी कि मैं तुम्हारा धबड़ू हूं, तुम्हारा डार्लिंग, हरामजादे। रूपवती ने बेंत उठा लिया। सेठ जी ने डंडा। एक नौकर कहीं से मोटा सा बांस ले आया। मैंने इधर उधर बहुत देखा, लेकिन सब दरवाजे बंद थे और दरवाजों में और इन चारों दीवारों में कोई खिड़की नहीं थी। इसलिए ये कहानी यहीं खत्म होती है। लेकिन इसके बाद जो आखिरी बात कृष्णचंद्र लिखते हैं स्टॉप प्रेस के नाम से, वो आपको सुनना चाहिए। बोलने वाला गधा कल बेतरह घायल हो गया। उसकी बहुत सी हड्डियां पसलियां टूट गई हैं, टांगों पर भी सख्त चोटों के निशान हैं। हमला करने वालों का पता नहीं चल सका। पुलिस उसे घसीटकर पशुओं के चिकित्सालय में ले गई। डॉक्टरों की राय से उसकी हालत खतरनाक बताई जाती है। संभव है कि इस मार के कारण वो जीवित न रह सके। जो भी हो, चिकित्सा की जा रही है। पढ़ने वाले उसके लिए प्रार्थना करें। संभव है कभी वह अच्छा हो जाए और कभी फिर से आपकी सेवा में उपस्थित हो सके। बस इतनी थी एक गधे की आत्मकथा। यह आवाज आप सुन रहे थे मंजीत ठाकुर की।
ये रचना कृष्णचंद्र की है और उर्दू साहित्य में इसको बहुत ऊंचा स्थान हासिल है। तो पूरी सीरीज आप सुने। हमारा चैनल अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस पर कमेंट करके अपनी राय ज़रूर हमें बताएं और अपने सगे संबंधियों, रिश्तेदारों, दोस्तों, बच्चों को सुनवाएं कि किस कदर अच्छा साहित्य हमारे हिंदी और उर्दू में लिखा जा रहा है। आज आखिरी किस्त थी एक गधे की आत्मकथा की। नमस्कार।